नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भारत का भूगोल चल रहा था उसका आज होगा चौथा नंबर क्लास। जी हाँ, और इसका एक वीडियो और आएगा पांचवा क्लास। इसके बाद आपका भारत का भूगोल लगभग समाप्त हो जाएगा और जब टेस्ट हम लेंगे तो उसमें भी आपका भारत का भूगोल का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको। और आज भी हम लोग लगभग 100 से 150 से 200 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पूरे मानचित्र के द्वारा। और मेन प्रश्न यहाँ पर आपको 60 से 70 मिलेगा, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बहुत सारा प्रश्न आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, हमारा जो डेली क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है, लाइव क्लास। जी हाँ, 9 बजे से डेली लाइव क्लास है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है दोस्तों 7857824310। तो अभी भी अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर जुड़ जाइए, आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद आराम से आप पीडीएफ से तैयारी कर लीजिएगा, उसका टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, और आपको सभी वीडियो भी पीछे वाला मिल जाएगा। 28 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हुई थी जिसमें आपको डीएलएड भी पढ़ाया गया है। 2 यूनिट अभी कंप्लीट हो गया है और जैसे ही ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर से आपका तीसरा यूनिट शुरू किया जाएगा। ठीक है, और मैथ का भी 5 क्लास हो गया है तो उसको भी बीच बीच में कराते रहेंगे हम। देखिए, आप हमारे पेड ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको जुड़ने के लिए 351 का मात्र चार्ज लगेगा। 351 का आपको पेमेंट करना है। इस नंबर पे पेमेंट करना है, दोनों नंबर में से किसी नंबर पर आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पर होने लगा है, इस नंबर पर भी पेमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 351 आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर पर 70857 नंबर पर ही आप स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर आपको। ठीक है, वहाँ पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सभी पीडीएफ है, वीडियो है, नोट्स है, A to Z आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर में दोस्तों। ठीक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए टेलीग्राम में जुड़ने के लिए। और वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूं जहां से आपका रिवीजन होते रहेगा आपका। ठीक है, तो ये है हमारा कैरियर परिवार ग्रुप का नाम है। आप जाकर के टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा कैरियर परिवार और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वहां पर अभी 3000 से ज़्यादा लोग प्रधान शिक्षक के जुड़ चुके हैं। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं, है ना, जितने लोग हमारे साथी हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 9 बजे से जो लाइव क्लास होता है उसका लिंक आपको डेली मिल सके। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मालाबार तट। अब देखिए मालाबार तट के बारे में आपको तो याद हो गया होगा कि मालाबार तट किस एरिया को कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राज्य है दोस्तों ये है राज्य केरल। तो केरल का जो तट है ना इसी को कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु है आपका पूर्वी साइड में और यहाँ तमिलनाडु के जो तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न है कि कर्नाटक राज्य में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को कौन सी संज्ञा दी गई है। जी हाँ, कर्नाटक में जो दोस्तों तटीय मैदान है उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए कर्नाटक राज्य कहाँ पर ही है, तो केरल के ऊपर जो राज्य है ना उसको कहते हैं कर्नाटक राज्य। ठीक है, कर्नाटक के नीचे है आपको केरल राज्य। ठीक है, और केरल के बगल में इधर हो गया आपका तमिलनाडु राज्य। तो ये कर्नाटक राज्य का जो ये तट है ना, तो इस तट का क्या नाम है दोस्तों, तो इस तट का नाम है कन्नड़ तट, या फिर इसी को कहा जाता है काकीनाड़ा तट भी, है ना, काकीनाड़ा तट भी इसको कहते हैं, कन्नड़ तट कहा जाता है, या फिर कर्नाटक तट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के तट को कहते हैं कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों तट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोंकण तट, ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा, यहाँ पर छोटा सा एक राज्य गोवा है ना। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, मांडवी और जुआरी नदी, वो दोनों नदी याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी
किस तटीय मैदान की विशेषता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं कि वो दो प्रमुख नदी कौन सी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, किस चीज़ का निर्माण करती है, तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है या फिर एस्चुरी, उसी को कहा जाता है, एस्चुरी का निर्माण करती है। वो दो नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी और उसके नीचे है एक छोटा भाई उसका ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये दोनों जो नदियां हैं, बहन है भाई नहीं है क्योंकि नदी स्त्रीलिंग है ना, तो ये उस दोनों नदियां बहती है और ये पूरब से किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है और यहाँ पर खंभात के खाड़ी के पास जाकर के गिर जाती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि ये भरंस घाटी से होकर के बहती है, इस वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है, इसकी धारा काफ़ी तीव्र होती है और अपने सारे मलबा को यहाँ पर अरब सागर में जाकर के पूरा उड़ेल देती है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी किस तटीय मैदान की विशेषता है, तो वो है पश्चिमी तटीय मैदान की। ठीक है, देखिए आखिर पश्चिमी तटीय मैदान में एस्चुरी का निर्माण क्यों होता है, इसका एक ये भी कारण है कि क्योंकि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी जो घाट पर्वत है ना, पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियाँ निकलती है, जो तो पूर्व की ओर मान लीजिए जब बह गई तो वो तो बहुत लंबा सफर तय करती है, लेकिन जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, जैसे कि गोवा में दो नदी है ना, गोवा में दो नदी है, मांडवी और जुआरी नदी है ना, केरल में नदी है पेरियार नदी, तो ये सब जो नदियाँ हैं ना, ये पश्चिमी घाट से निकलती है और सीधा जाकर के आपको अरब सागर में गिर जाती है। मानिए मतलब कि ये ज़्यादा लंबा सफ़र ये तय नहीं कर पाती है। ठीक है, और ये जो निकलती है पहाड़ पर से, अब कोई भी नदी जब पहाड़ पर से निकलेगी तो उसकी धारा क्या रहेगी, काफ़ी तीव्र रहेगी और डायरेक्ट जाकर के ये अरब सागर में गिर जाती है और इसका कारण है कि ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि किस तटीय मैदान को अटलांटिक तट की उपमा प्रदान की गई है। देखिए अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो है अटलांटिक महासागर है आपका। पहला सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर आपका। ठीक है, तो दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है ना, आकृति पूछा जाता है दोस्तों अटलांटिक महासागर में, तो इसकी जो आकृति है दोस्तों एस अक्षर की है। ठीक है, कैसी है, एस अक्षर की आकृति है। और प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो ओ अक्षर की आकृति है या फिर इसी को कह सकते हैं वृत्त की आकृति की है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब महासागर आ गया तो बता ही देते हैं हिंद महासागर, तो हिंद महासागर की जो आकृति है वो त्रिभुज की आकृति की है। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखिएगा, तीनों महासागर को। अब क्वेश्चन हम चलते हैं कि वो कौन सा तटीय मैदान है जो अटलांटिक तट की उपमा प्रदान करती है, तो वो है पश्चिमी तट है ना। ये जो पश्चिमी तट वाला जो एरिया है ये है आपको अटलांटिक तट के तरह आपको पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक ये भी कारण है क्योंकि अटलांटिक का जो तट है ना ये दंतुरित तट है ना। दंतुरित मतलब क्या होता है, दंतुरित है ना, दंतुरित तट किसको कहते हैं, मतलब कि इसका जो तट है दोस्तों वो दांत की तरह है, ऐसे 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 है ना। हम लोग का दांत कैसे होता है, इसी प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का तट है दंतुरित तट। दंतुरित तट का निर्माण क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्या आते रहता है, मतलब कि ज्वार भाटा आते रहता है और उसके वजह से इस प्रकार का यहाँ पर दंतुरित तट का निर्माण हो गया है। दंतुरित तट का एक लाभ ये है कि यहाँ पर जो पानी वाले जहाज होते हैं वो आसानी से अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ले जाकर के उनको बंदरगाह में उनको लगा दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर आयात निर्यात के लिए ये जो दंतुरित तट होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यही इसी प्रकार का है दोस्तों आपका पश्चिमी वाला तट है आपका भारत का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डेल्टा का निर्माण किस तट की विशेषता है। देखिए डेल्टा जो भारत में निर्माण होता है वो आप पूर्वी घाट पर्वत में होता है, यानी कि पूर्वी तट पर होता है आपका। इधर है पूर्वी, क्योंकि जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो पूर्व की ओर जाकर के बंगाल की खाड़ी है आपका, ये है ना, ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा की आकृति कैसी होती है, देखिए डेल्टा बहुत प्रकार का होता है, एक पंजाकार डेल्टा, त्रिभुजाकार डेल्टा है ना, और भी बहुत प्रकार का होता है डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुजा आकृति का यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों एशिया का पूछ रहा है आपका, ध्यान रखिएगा, विश्व का नहीं है, भारत तो इसमें शामिल ही है, एशिया का है आपका। तो एशिया का प्रथम है समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र, तो वो है मन्नार की खाड़ी। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर मन्नार की खाड़ी है कहाँ पर ही, तो ये हो गया
ये होगी आपका दक्षिणी भारत। ठीक है, दक्षिणी भारत के नीचे तो ये पता ही है कि कौन सा देश है, तो ये छोटा सा देश है श्रीलंका आपका। श्रीलंका और भारत के बीच में दोस्तों यहाँ पर खाड़ी है ना, उस खाड़ी का नाम दिया गया है मन्नार की खाड़ी। इसी खाड़ी को क्या कहते हैं, यहीं पर है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, और ये है प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में ही यहीं पर दोस्तों पाक जल संधि भी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पाक जल संधि, ठीक है, यहीं पर पाक जल संधि भी है आपका, और खंभात की मन्नार की खाड़ी भी आपका यहीं पर है आपका। ठीक है, चलिए अब रामेश्वरम भी यहीं पर है। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है जो हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, मेरे भाई बहन जितने लोग देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जो लाल वाला जो बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर प्रेस कीजिएगा तो वो काला हो जाएगा। ठीक है, और बगल में जो घंटी है उस घंटी को बजा दीजिएगा, और जैसे ही घंटी को बजाइएगा तो जैसे ही 9 बजेगा तो 9 बजे पहले ही आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि नदियों ने पूर्वी तट पर किस कारण डेल्टाओं का रचना की है। देखिए नदियों ने पूर्वी तट पर, तो अभी देखिए अभी आपको बताया कि नदी जो है वो पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण क्यों करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्मग्नता के कारण होता है। यानी कि जितनी भी जो नदियां हैं वो ज़्यादा करके पूर्वगामी नदियां हैं, वो पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, और वो बहुत लंबी सफ़र तय करती है दोस्तों। और लंबी सफ़र तय करने में उनको बहुत सारे बीच में रास्ते में बहुत सारा मलबा, बहुत सारा पेड़ पौधे पत्थर मिट्टी अपने साथ लेकर के चलती है, और ले जा करके वो कहाँ छोड़ देती है, बंगाल की खाड़ी में, और वहाँ पर धीरे धीरे करके वहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। सवाल नंबर है आपका कि नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहाने पर पाए जाने वाला द्वीप कौन सा है। कौन नदी कह रहा है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये नर्मदा और ताप्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, और मैंने नर्मदा कहाँ से निकलती है मैंने बता चुका हूँ, आपको याद होगा है ना। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा, और ताप्ती भी निकलती है एमपी से ही, ये भी याद रखिएगा आपको। कह रहा है कि इन दोनों का मुहाना, मुहाना किसको कहेंगे, तो जहाँ पर जाकर के नदी सागर में समा जाती है उसको मुहाना कहते हैं, और जहाँ से निकलती है उसको उद्गम कहा जाता है। ठीक है, तो मुहाने पर द्वीप बना गया है दोस्तों, वो द्वीप का नाम है याद रखिएगा आलिया वेट द्वीप, है ना। आलिया भट्ट नहीं है, ये आलिया वेट द्वीप है। ठीक है, तो आलिया भट्ट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो आलिया वेट द्वीप आप याद रखिएगा, ये नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर पाया जाता है, और यही दोनों नदियों से ये आलिया वेट आलिया भट्ट का निर्माण हो गया है आपका। ठीक है, चलिए इसी को खादिया वेट भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरोमंडल तट मुख्यतः किस राज्य में विस्तृत है। देखिए कोरोमंडल के बारे में तो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, है कि नहीं, बताया कि नहीं बताया, याद आया कि नहीं आया, आ तो आ ही गया होगा। ये कोरोमंडल तट किसको कहते हैं, तो तमिलनाडु के तट को, हाँ अभी बताए थे ना कि ये वाला जो तट है वो केरल वाला तट है, केरल वाले तट को कहते हैं मालाबार तट। इतना बार मैं बता दूंगा कि आप लोग को याद हो जाएगा। और ये तमिलनाडु का जो तट है दोस्तों, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, है ना, इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है कि निचले गंगा मैदान में रेखा नदी तक के तटीय विस्तार को क्या कहा जाता है। निचले गंगा मैदान में रेखा नदी तक के तटीय विस्तार को उत्कल का मैदान कहा जाता है। तो ये सवाल थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, निचले गंगा मैदान में रेखा नदी के तटीय विस्तार को उत्कल का मैदान कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डेल्टा झील कोलेरू, जी हाँ कोलेरू जो है ना, ये है आपको झील। कोलेरू क्या है दोस्तों, तो ये है झील है, और झील ये किस प्रकार का झील है, तो मीठे पानी का झील है ना, ये भी आप याद रखिएगा, मीठे पानी का झील है। और ये दो डेल्टाओं के बीच है दोस्तों। ये दो डेल्टा कौन है, तो ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी से जो डेल्टा का निर्माण होता है उसके बीच में है आपको कोलेरू झील। ठीक है, याद रखना है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में है आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि पुलिकट झील, जी हाँ पुलिकट नामक लैगून झील किस तट की विशेषता है दोस्तों। देखिए पुलिकट झील जो है ना, ये आपको 2 राज्यों की सीमा पर है आपका। पुलिकट झील जो है ये 2 राज्यों की सीमा पर है। वो 2 राज्य है आपको आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है आपका। जैसे कि
नीचे है तमिलनाडु और इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। तो यहीं पर ही है आपका झील दोस्तों। कौन झील? पुलिकट झील। और ये किस प्रकार का झील है? तो ये लैगून झील है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लैगून झील, इसी को अनूप झील भी कहा जाता है आपको। और ये है आपको कोरोमंडल तट, यानी कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दिया है कोरोमंडल तट पर है आपका पुलिकट झील, ठीक है। कोई भी समस्या हो बताइएगा। अगला चलते हैं हम। प्रश्न कह रहा है कि अष्टमुदी तथा वेम्बनाद झील किस राज्य में है? बताइए। अष्टमुदी और वेम्बनाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपको केरल में दोस्तों। अष्टमुदी तथा वेम्बनाद झील कहाँ है? केरल में है। केरल में एक वन्य जीव अभयारण्य है, याद रखिएगा, जो कई बार एग्जाम में आया है। केरल में एक वन्य जीव अभयारण्य है, वो है पेरियार, है ना। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। और पेरियार किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार, ठीक है ना। याद रखिएगा, पेरियार एक नदी भी है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भी है, ये दोनों केरल में है। अष्टमुदी झील, वेम्बनाद झील भी कहाँ है? तो केरल में ही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि विशाखापत्तनम का प्राकृतिक पतन किस चट्टान के पीछे सुरक्षित है? देखिए विशाखापत्तनम है कहाँ दोस्तों? तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो विशाखापत्तनम का जो प्राकृतिक पतन है, पतन मतलब बंदरगाह वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ जो पतन है, ठीक है। तो ये जो पतन है दोस्तों, ये किस चट्टान के पीछे? चट्टान कह सकता है या फिर पहाड़ी कह सकता है। पहाड़ी भी यहाँ पर ऑप्शन में आपको लिख सकता है किस पहाड़ी के पीछे है। तो ये है डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी, है ना। ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसे गंगा नदी का टावर वाटर कहा जाता है? वाटर टावर कहा जाता है गंगा नदी का। तो वो है नेपाल, है ना। देखिए जितनी भी नदियाँ निकलती है, खास करके उत्तर भारत की नदियाँ, वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है और नेपाल वाले एरिया से निकलती है, ठीक है। तो किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहते हैं? तो नेपाल को ही कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? जी हाँ, तो हिमालय की नदी में सबसे पश्चिमी नदी पूछ रहा है, तो सबसे पश्चिमी नदी हो जाएगा आपका सिंधु नदी, है ना। सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? देखिए मैं थोड़ा सा फिगर से बता देता हूँ, थोड़ा सा फिगर से यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग को। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा, सिंधु मानसरोवर से निकलती है। और ये जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ चली जाती है? तो पाकिस्तान में चली जाती है और जाकर के फिर ये अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पश्चिमी नदी तो हो गई आपका सिंधु नदी, है ना। भारत में हिमालय नदियों में, ठीक है, हिमालय नदियों में, हिमालय नदियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिमालय से निकलती है, इसी वजह से कहते हैं इसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि सिंधु की सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु की सहायक नदी आप क्रम से याद रखिएगा। ये 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक नदी। पांचों कौन कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, झेलम सबसे ऊपर है, झेलम, उसके बाद है चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, उसके बाद ब्यास, ठीक है, उसके बाद सतलज। तो ये 5 नदियां दोस्तों क्रम से आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सिंधु की सहायक नदी है, उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना। ये नदियां ऐसे ऐसे बहती है और जाकर के कहाँ मिल जाती है? ये सिंधु नदी था, सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न है कि चलिए तो हो गया आपका, झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? जी हाँ, झेलम आ गया, है ना। और झेलम नदी जो निकलती है दोस्तों, ये पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी से। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? जी हाँ, तो श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है झेलम नदी के किनारे, ठीक है, झेलम नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है आपका कि छोटा नागपुर पठार, जी हाँ, कि सर्वोच्च बिंदु कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूँ। छोटा नागपुर का पठार जो है ये झारखंड वाला एरिया है और इसके जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ है। पारसनाथ आपको झारखंड में ही है ना। और इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा दोस्तों, 1365। बहुत बार ऊंचाई पूछा गया है झारखंड वाला, ये पारसनाथ की, ठीक है। तो पारसनाथ की ऊंचाई है 1365 मीटर। नेक्स्ट सवाल है कि किस नदी को नेपाल में
शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, यानी कि नेपाल में इसको क्या कहते हैं, शालिग्राम कहा जाता है या फिर नारायणी नदी कहा जाता है। तो ये गंडक नदी को कहते हैं ना। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल वाले एरिया से ही निकलती है, आपको हिमालय वाले क्षेत्र से। इसको नेपाल में कहते हैं शालिग्राम नदी या फिर नारायणी नदी। नारायणी आपको पूछा भी गया एग्जाम में कि नारायणी नदी किसे कहा जाता है, तो गंडक नदी को। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, तो वो हमारी गंगा माता है। ठीक है, वो हमारी गंगा जो है ये सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। और क्योंकि देखिए गंगा नदी जो निकलती है ये गंगोत्री से निकलती है, और ये दो नदियों की मुख्य धारा है, तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, है ना। भागीरथी और अलकनंदा नदी की मुख्य धारा है, और दोनों देवप्रयाग में आती है, और देवप्रयाग से जब आगे बढ़ती है तो इसको नाम पड़ता है आपको गंगा नदी, है ना। ये था आपका देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर के मिलती है आपका। ठीक है, और यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है गंगा, तो इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। ठीक है, चलिए, इसके पहले ये गंगा नहीं थी, आप इसके पहले भागीरथी थी आपका, है ना, और अलकनंदा, दो नदियों की ये मुख्य धारा थी। ठीक है, चलिए, तो अब और क्योंकि देखिए गंगा नदी में बहुत सारी सैकड़ों हजारों नदियाँ आकर के मिलती है दोस्तों, छोटी छोटी, है ना, जिसका आपको नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर के छोटी छोटी मिलती है। और तो इसी वजह से जो है आपका भारत का सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र होगा वो गंगा नदी का ही होगा आपका। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर के बहती है। बद्रीनाथ, जी हाँ, बद्रीनाथ ये पड़ता है आपको उत्तराखंड में, और बद्रीनाथ से होकर के जो बहती है वो है अलकनंदा नदी। ठीक है, और यही अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में आती है और भागीरथी नदी से मिलती है, और इसके बाद इसको गंगा नदी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है चंबल नदी पर। जी हाँ, चंबल के डाकू आपको पता होगा, तो वही है गांधी सागर बांध जो है, ये चंबल में है, चंबल नदी पर है दोस्तों। और ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है ना, ये मध्य प्रदेश में है। अगला है कि जौनपुर, जी हाँ, जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और लखनऊ तो राजधानी ही है। कह रहा है कि ये किस नदी के तट पर है, तो नदी के तट वाला भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये है गोमती नदी के तट पर। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया जाए वाराणसी, तो ये गंगा नदी हो जाएगा, कानपुर गंगा नदी हो जाएगा आपका, फिर और है जैसे कि आगरा, आगरा हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा आपका, दिल्ली यमुना नदी हो जाएगा। तो बहुत सारी शहर है जो आपको पूछा जाता है कि कौन सा ये शहर जो है किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। ठीक है, तो लखनऊ के बारे में एग्जाम में बहुत बार आया है, लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। अगला है कि शारदा या सरयू किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये घाघरा की सहायक नदी है। शारदा नदी और सरयू नदी किसकी है, घाघरा की है। नेक्स्ट है कि सुरमा नदी, जी हाँ, नाम तो ज़बरदस्त है, सुरमा, है ना। तो सुरमा जो है, सुरमा नदी की उत्पत्ति जो हुई है ये मणिपुर में होती है। ठीक है, मणिपुर यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो ये राज्य है, 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है मणिपुर। ठीक है, 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं आप लोग हमको कमेंट करके बताइए अभी। ठीक है, कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, 7 सिस्टर के बारे में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 सिस्टर, ठीक है, और मणिपुर उसमें आता है। और कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपको पता ही है कि वो है कोसी नदी। जी हाँ, बिहार का शोक जिसको कहते हैं कोसी नदी, और ये मतलब अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इसको बिहार का शोक इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है, कोसी सप्त कौशिकी से ही ये निकलती है आपका। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपको तिब्बत में मानसरोवर के बगल से ही निकलती है, यानी कि कैलाश पर्वत श्रेणी, या फिर आपको ऑप्शन में मानसरोवर भी दे सकता है आपको, तो दोनों यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, मानसरोवर भी आप याद रखिएगा, मानसरोवर, ठीक है, और कैलाश नदी, कैलाश पर्वत श्रेणी आपका। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, पिछले क्लास में बताए थे, कमेंट करके बताइए। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपो इसको कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो जब जैसे ही भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको कहा जाता है दिहांग। ठीक है, दिहांग कहा जाता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। और अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, चलिए बताइए।
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, तो जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना नदी कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा से मिल जाती है तब क्या कहा जाता है, जब ये गंगा से जाकर के बांग्लादेश में मिल जाती है तब इसको मेघना कहा जाता है दोस्तों। संयुक्त धारा को, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया था आपका, ब्रह्मपुत्र के नाम से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, ठीक है। जब ये बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है तो मेघना कहते हैं, और फिर मेघना के रूप में जाकर के ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये डेल्टा का निर्माण करती है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा कहानी था इसका। हम अगला सब प्रश्न चलते हैं कि तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा और भीमा, देखिए तुंगभद्रा नदी के बारे में भी आपको बताए होंगे हम कि कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों। तुंगभद्रा नदी निकलती है कर्नाटक से, है ना। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है और जाकर के मिल जाती है, जैसे कि ये कृष्णा बह रही है ना। एक मिनट, जैसे कि ये बह रही थी आपको कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो कृष्णा याद रखिएगा महाबलेश्वर से, ठीक है। महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से, और ये है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा जाकर के इसमें मिल जाती है ना। तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और भीमा एक छोटी सी नदी है, वो भी आपको कृष्णा की ही सहायक नदी है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना, जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। देखिए सरदार याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना आपका, ठीक है। वही नर्मदा नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जो अर्नदमुख का निर्माण करती है, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में है ये बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र, जी हाँ, राजस्थान तो खैर बहुत सूखा एरिया है, लेकिन यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वो है लूनी नदी, ठीक है। वो कौन सी नदी है, लूनी नदी है ना। तो ये आप याद रखिएगा, अरावली जो पर्वत है ना, अरावली पर्वत के पश्चिम में आपको राजस्थान है, ये अरावली है, इसके पश्चिम में राजस्थान है, और यहीं पर लूनी नदी बहती है, हाँ ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, लूनी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह कब प्राप्त होता है। देखिए गंगा नदी में जो अधिकतम जल जब आता है ना, वो आपको अगस्त से सितंबर के बीच में आता है। अभी देखिए अगस्त आ गया है, तो अगस्त के टाइम यानी कि बरसात का समय है, और यही अगस्त सितंबर का समय जो ज़बरदस्त बारिश होता है, और पूरे भारत में ज़बरदस्त बारिश होता है, इसके वजह से इसमें सबसे अधिक पानी होता है गंगा नदी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तक कि कोई जो प्रश्न होता है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा करके आप मारिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपना दिमाग को, कान को मतलब खुला रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा किस द्वीप के निकट बंगाल की खाड़ी में मिलती है दोस्तों। देखिए ये गंगा नदी जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिलती है ना, और इसको क्या कहते हैं, मेघना नदी ये बन जाती है। तो ये सागर द्वीप है आपका, वहाँ पर ही आप देखिएगा मानचित्र में, है ना, ये मानचित्र में आप देखिएगा यहाँ पर ही, ठीक है। जब यहाँ पर आकर के मिलती है तो यहाँ पर सागर द्वीप है, और यही सागर द्वीप के पास जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए भारत में ना हर एक प्रकार की जलवायु है। भारत में शीत ऋतु प्रकार की जलवायु आपको जम्मू कश्मीर वगैरह में देखने को मिल जाएगा। उष्ण कटिबंधीय जलवायु तो खैर भारत में है ही, ठीक है, लेकिन उष्ण भी है, उपोष्ण भी है, हर एक प्रकार की जलवायु भारत में है, ठीक है। और ये बात किसने कहा है दोस्तों, तो ये मार्सडेन ने कहा है, मैं नहीं कहा हूँ, ये मार्सडेन महोदय ने कहा है, ठीक है, कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु जो है वो भारत में पाई जाती है। किसने कहा, तो मार्सडेन ने कहा। अगला है लेटेराइट मिट्टी दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण मिट्टी ही है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, और इसमें किसकी जो बहुलता होती है, तो वो है आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। आयरन यानी कि लोहे की मात्रा होने की वजह से इसका जो कलर होता है ना, हल्का लाल होता है, ठीक है। इसका जो कलर जो होता है यानी कि रंग जो होता है, लेटेराइट मिट्टी हल्का सा लाल टाइप का होता है, और ये खास करके आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर ही, तो आप चले जाइए झारखंड चल जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, है ना, तो उस एरिया में, कर्नाटक चले जाइए तो उस एरिया में आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी, पहाड़ी एरिया में आपको देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें किसकी प्रधानता होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो आयरन और सिलिका की इसमें प्रधानता होती है। अगला है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखिए भारत में सबसे कम जो वर्षा होती है ना, आप राजस्थान मत मार दीजिएगा, ठीक है। राजस्थान
में वर्षा होती है लेकिन कम होती है। सबसे कम पूछा गया है तो वो है लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है, मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है ना। और राजस्थान में तो खैर 50 सेंटीमीटर लगभग वर्षा हो जाती है। ठीक है, 10 से 50 के बीच में होता है, लेकिन जो लेह वाला जो एरिया है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है आपका। ठीक है, अगला सवाल है कि ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायु धारा का नाम क्या है। देखिए ये एक प्रकार की धारा है दोस्तों, और ये पृथ्वी के ऊपर बहती है आपका। ठीक है, और इसको कहते हैं जेट प्रवाह। जेट प्रवाह के बारे में कभी विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, ये आपको 7वां 8वां पढ़ना होगा जेट प्रवाह के बारे में। और खैर आपको आगे चल करके तो पढ़ना ही है ना, 9, 10, 11, 12 में आपको पढ़ना है जेट प्रवाह। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी जो वायु धारा है वो उसको जेट प्रवाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन से भाग में लौटती हुई मानसून। तो ये तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। और लौटती हुई मानसून के बारे में आपको बहुत बार हम बता चुके हैं आपका, है ना। तो लौटती हुई मानसून से जो वर्षा होती है वो है तमिलनाडु में होती है, याद रखिएगा, है ना। लौटती हुई मानसून से यानी कि शीत ऋतु में, ठंडे के दिनों में, ठंडा के दिन कहने का मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो वर्षा होती है ना, उस समय मानसून क्या होते रहता है, पूरे भारत से लौटते हुए रहता है, यानी कि वो लास्ट समय रहता है मानसून का। और लौटते लौटते, है ना, आपको नॉर्थ ईस्ट एरिया से लौटती है ना, नॉर्थ ईस्ट एरिया से लौटती है। और यहाँ से जब सूखे वाले क्षेत्र से आती है, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में आती है ये हवाएं, तो यहाँ से नमी चुरा लेती है। ठीक है, और यहाँ से नमी चुराने के बाद ये आपको पूर्वी घाट पर्वत में जाकर के टकराती है, और फिर जाकर के यहाँ पर आपको वर्षा करती है दोस्तों। ये कोरोमंडल तट पर ये वर्षा करती है, याद रखिएगा। ठीक है, कोरोमंडल तट, है ना। चलिए, शीत ऋतु में वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यावर्तित मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करती है। देखिए अभी यही क्वेश्चन आ गया, प्रत्यावर्ती मानसून भी इसको कहा जाता है। प्रत्यावर्ती मानसून का मतलब क्या हुआ, लौटते हुए मानसून। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती जो मानसून है, यानी कि जो लौटती हुई मानसून है, ये कह रहा है कि आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करती है। तभी आपको बताए कि ये जो हवाएं हैं ना, ये हवाएं तो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है यहाँ से आती है आपका, यहाँ से उठती है ये हवाएं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र से उठती है। लेकिन नमी कहाँ से ग्रहण करती है, आर्द्रता से कहाँ से ग्रहण करती है, क्योंकि अभी बताया कि ये है बंगाल की खाड़ी, है ना, ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, पानी है, तो यहाँ आती है और यहाँ से ये नमी चुराती है, और जाकर के ये जो पूर्वी घाट पर्वत है, कोरोमंडल तट है, इससे टकराती है और जाकर के यहाँ पर झमाझम वर्षा करती है। पूरा मतलब कि ज़बरदस्त वर्षा होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता है, ज़बरदस्त होता है। और यही कारण है कि तमिलनाडु वगैरह में जाड़े के दिनों में यहाँ पर दोस्तों धान की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप मतलब कि कॉमन सेंस से भी लगा करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियाँ कौन उत्पन्न करता है। देखिए महाद्वीपीय जलवायु, देखिए भारत जो है ना, ये महाद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत है, तो भारत में जो मानसून का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाला जो क्षेत्र है वो है हिमालय। अगर आज हिमालय पर्वत मान लिया जाए कि एक बार दिमाग में सोच लीजिए कि नहीं है, ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता आज, तो भारत की स्थिति ही अलग होती है कि नहीं। भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अलग होती। भारत में जो इतनी ज़बरदस्त जो गर्मी पड़ती है ना, ये गर्मी नहीं पड़ती भारत में। भारत में ठंडा एरिया रहता, ठीक है, क्योंकि भारत के जैसे ही हिमालय के वो पटी जाइएगा तो पूरा चाइना ठंडा क्षेत्र है ना। वहाँ पर लगभग सालों भर मतलब कि उतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता है आपको चाइना वाले क्षेत्र में। और जो साइबेरिया से जो आने वाली जो सर्द हवाएं हैं, उसको पूरा हिमालय रोक करके रखती है दोस्तों। यानी कि हमारा एक मतलब कि बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में काम कर रहा है हमारा हिमालय, ठीक है ना। तो ये है हिमालय जो हमारा जलवायु की स्थितियाँ को दर्शाता है, मतलब कि ये उत्पन्न करता है। भारत में जो अभी जलवायु है ना, तो ये जलवायु ही खत्म हो जाता है, जलवायु कुछ अलग होती भारत में, ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता तो। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। अब देखिए दैनिक तापांतर, दैनिक मतलब क्या होता है, डेली, है ना। दैनिक मतलब क्या होता है, डेली। और तापांतर के मतलब क्या होता है, ताप में अंतर। यानी कि डेली जो ताप में अंतर होता है वो सबसे अधिक कब होता है, तो वो होता है ठंडे के दिनों में। ये भारत की बात कर रहा है, ठीक है। किस ऋतु में पूछ रहा है, तो वो ऋतु है ठंडा का ऋतु, यानी कि शीत ऋतु, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो देख लीजिए क्यों होता है भैया। देखिए ये है हमारा भारत। ठंडा के दिन में क्या होता है, ठंडा के दिन में पूरा उत्तर भारत मतलब कि ठंडे से कड़कड़ाते रहती है
है ना। तो पूरा उत्तर भारत कहने का मतलब है बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तराखंड है ना, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये वाला एरिया है ना। और इससे जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको ठंडा नहीं मिलेगा, ये गर्म वाला क्षेत्र है, ठीक है। ठंडे के दिन में भी आप गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, तेलंगाना जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, है ना, उड़ीसा जाइए, आपको ठंडा नहीं महसूस होगा, है ना। जैसे जैसे आप नीचे आइएगा तो ठंडा नहीं महसूस होगा। और ये वही समय क्या होता है, दैनिक तापांतर बहुत अंतर होता है भारत में, ठीक है। क्योंकि गर्मी में तो साउथ में भी गर्मी है, नॉर्थ में भी गर्मी है, लेकिन ठंडा में क्या है, नॉर्थ में गर्मी है, साउथ में क्या है गर्मी, सॉरी, ठंडा में क्या है, नॉर्थ में ठंडा है, बल्कि साउथ में क्या है, गर्मी है। तो इसके वजह से दैनिक तापांतर क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है ठंडे के दिनों में, है ना। साउथ में तो सब दिन गर्मी पड़ता है, वहाँ सब दिन टेम्परेचर आपको 35-40 डिग्री मिलेगा आपको, ठीक है। चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में क्या है कि अभी तो देखिए आपका लगभग 30-35 टेम्परेचर है आपका। धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। जैसे नवंबर दिसंबर आएगा तो टेम्परेचर पहुंच जाएगा 10, 15, 20, है ना। और भी जनवरी चले जाइएगा तो 10 से भी नीचे चला जाता है उत्तर भारत में, है ना। जीरो भी चला जाता है, जम्मू कश्मीर में जीरो से भी माइनस में ही चला जाता है। तो कितना अंतर हो गया, तमिलनाडु में जहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री और वहीं जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -20 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो यही कहा जाता है ठंडे के दिनों में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। देखिए भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 110 से लेकर के 120 तक होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में आपका ये भी रहेगा, ये भी रह सकता है, तो 110 के बीच में रहेगा तो आप उसको मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट कीजिए हमें सभी लोग कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है और कितनी होती है, ये भी आपको बताना है, क्योंकि ये मैंने 1000 बार बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना बताइए। दक्षिण भारत का सबसे जो गर्म महीना होता है वो है अप्रैल का महीना, ठीक है। दक्षिण भारत कहने का मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, है ना, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है कि पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है, पहाड़ी एरिया में, तो वो होता है जुलाई का महीना, ठीक है। जुलाई का महीना जो होता है सबसे गर्म का महीना होता है। अगला है कि वर्षा ऋतु में किस समय वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र होता है। दोस्तों देखिए वर्षा ऋतु अभी है, वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में कह रहा है कि किस समय पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा प्रातः काल में, यानी कि मॉर्निंग में, है ना। जब हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उस समय क्या होता है, सर्वाधिक आर्द्रता होता है आपका। आर्द्रता का मतलब सबसे ज़्यादा नमी होता है उस समय पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून की सबसे कम अनियमितता कहाँ पाई जाती है। देखिए मानसून की सबसे कम जो अनियमितता जो पाई जाती है वो है उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है ना, वो है उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि 7 सिस्टर वाले तरफ। अगला है कि भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है। देखिए तो भारत में देखिए वर्षा बहुत प्रकार के, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, आपको और भी बहुत प्रकार के वर्षा होता है। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होता है वो पर्वतीय वर्षा होता है आपका, ठीक है। पर्वतीय वर्षा का मतलब जैसे कि हवाएं आई और पर्वत से टकराई और यहाँ पर झमाझम वर्षा कर दिया, तो इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा, आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों मानसून भुलाया तो नहीं था, है ना, मानसून भुला नहीं था, मानसून पहले भी था, मानसून अभी भी था, लेकिन बस उसका नाम दे दिया, उसके बारे में पता लगाया, तो ये था आपको हिप्पलस, है ना, हिप्पलस याद रखिएगा, मानसून की सर्वप्रथम खोज। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था। भारतीय मानसून का, जी हाँ, तो भारतीय मानसून जो है इसका सर्वप्रथम जो सटीक विवरण जो लगाया था वो अल मसूदी लगाया था, ठीक है, अल मसूदी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवन प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों तो ये ढाल प्रवणता के द्वारा होता है नियंत्रित, है ना। पवन का जो प्रवाह है वो ढाल प्रवणता की वजह से नियंत्रित होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तिब्बत पठार की ऊंचाई। देखिए तिब्बत, है ना, तिब्बत का पठार या फिर इसी को कह सकते हैं छत भी इसको कहा जाता है ना। तो ये पठार जो है, पठार की ऊंचाई खैर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो तिब्बत का पठार है इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। पठार किस लिए फेमस होता है, तो याद रखिएगा पठार जो है ये खनिज संसाधन के लिए प्रमुख होता है, ठीक है। पठार किस लिए फेमस है, तो खनिज के लिए है। जबकि जो पर्वत है ये किस लिए प्रसिद्ध होता है, तो पर्वत जो होता है ये पर्यटक के लिए होता है, ठीक है। पर्वत जो होता है ये पर्यटक के लिए होता है, लेकिन जो पठार होता है ये खनिज के लिए होता है। तो ये जो तिब्बत का पठार है ये है आपको समुद्र तल से 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर ये लगभग ऊंचाई है इसकी आपको, ठीक है, तिब्बत का पठार।
अगला है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। अभी देखिए लाल नाम ही है लाल मिट्टी, तो इसका रंग लाल रहेगा। अब कारण क्या है भैया कि ये लाल होगा, तो लौह ऑक्साइड की मात्रा इसमें है, इसके वजह से ये लाल होता है। ठीक है, तो लौह ऑक्साइड याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है। देखिए लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, ये ग्रेनाइट जो चट्टान होती है या फिर नाइस जो चट्टान होती है, इसके टूटने फूटने से होती है। ठीक है, जैसे कि तो याद रखिएगा लाल मिट्टी हो गया ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के टूटने फूटने से। जैसे कि काली मिट्टी का निर्माण होता है ना, तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो कल ही बताए थे कि जो काली मिट्टी का निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है काली मिट्टी का निर्माण, जबकि लाल मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट और नाइस चट्टान के टूटने फूटने से। ठीक है, तो ये दोनों में आप यंत्र याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी बन गया और ग्रेनाइट से बन गया लाल मिट्टी बन गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम चलते हैं। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए ना, शर्मा क्यों रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए थोड़ा सा एक बार। और बगल में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है लाल से, उसको दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। 9 बजे जैसे ही 9 बजेगा आपको मतलब आपके पास मोबाइल में चला जाएगा मैसेज, आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए डीएलएड का, समान अध्ययन का, करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, सब चीज़ का, पूरे सिलेबस का, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। और आप इस पर कॉन्टैक्ट कभी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, सभी पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा और डेली आपको लाइव क्लास भी मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिट्टी तो समझ गए दोस्तों। लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है ना, ये कैसी होती है, अम्लीय होती है। देखिए अम्लीय और एक होता है क्षारीय। ठीक है, तो अम्लीय का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय का कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। और जो उदासीन होता है उसका कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है। देखिए भारत की जो सबसे दक्षिणतम जो पर्वत चोटी है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी के बारे में एक और बार हम और बताए थे कि महेंद्रगिरी जो ये पर्वत है दोस्तों, एक उड़ीसा में भी जो महेंद्रगिरी पर्वत है आपका, है ना, उड़ीसा में भी एक महेंद्रगिरी पर्वत है। और एक दक्षिण भारत की जो दक्षिणतम जो चोटी है वो भी महेंद्रगिरी है। और ये महेंद्रगिरी किसकी बात कर रहा है, तो ये तमिलनाडु की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तमिलनाडु में भी एक महेंद्रगिरी है और एक उड़ीसा में भी महेंद्रगिरी है, तो दोनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा को यानी कि मिट्टी को किस प्रकार से तंत्र की उपमा प्रदान की जाती है। मिट्टी को किस प्रकार से, तो जीवित तंत्र। मिट्टी क्या है, हमारा जीवित तंत्र है ना। देखते हैं मिट्टी में कुछ भी हम रोप देते हैं तो क्या होता है, एकदम पूरा हरा भरा फल फूल जाता है एकदम। ठीक है, तो ये क्या है, मिट्टी जो किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की गई है, तो ये जीवित तंत्र की उपमा प्रदान की गई है। अगला है कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है। दोस्तों देखिए भारत में कृषि योग्य भूमि, भारत में अगर देखा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पादन होने वाला क्षेत्र है ना, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है। जबरदस्त वहाँ पर दोस्तों उत्पादन होता है। कारण भी बहुत है, क्योंकि वो पंजाब जो क्षेत्र है ना, वो 5 नदियों की भूमि है और उसी के नाम से पंजाब नाम पड़ा है आपका, पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, वो बहुत उपजाऊ है और वहाँ पर मशीनीकरण भी है दोस्तों, है ना, जितने भी काम होते हैं सभी मशीन से काम होते हैं और ज़बरदस्त उत्पादन होता है वहाँ पर, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, है ना, और भी फसल हो। ज़्यादा करके 2 ही धान होता है, गेहूं और धान। ठीक है, तो अतिरिक्त सिंचाई करने से क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पेस्टी का उपयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा खाद का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा सिंचाई भी उन लोग करते हैं। तो अतिरिक्त सिंचाई करने से ना वहाँ की जो भूमि है वो क्या हो गई है, वो लवणीय हो गई है। मतलब कि उसके भूमि में नमक की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, और वहाँ की जो भूमि है ना, बिना अब मतलब कि सिंचाई किए हुए और बिना खाद उर्वरक दिए हुए वहाँ पर खेती नहीं हो पाता है। और वहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों, अब नमक की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है, थोड़ा सा उजलापन भी आ गया है वहाँ की मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। देखिए मृदा यानी कि मिट्टी में जो जल की मात्रा होती है वो 25% होती है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली दूसरी मृदा। जी हाँ, भारत में प्रथम जो सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा है वो है आपको जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में
सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी है और सबसे प्रमुख मिट्टी भी है, सबसे अधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली भी मिट्टी भी है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तो खादर मिट्टी होती है और एक बांगर मिट्टी होती है। ठीक है, बांगर जलोढ़ मिट्टी और खादर जलोढ़ मिट्टी। खादर जलोढ़ मिट्टी किसको कहेंगे? जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचेगा। और बांगर किसको कहेंगे? जहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँचेगा। बस सिंपल सा आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, खादर जलोढ़ मिट्टी ये काफ़ी उपजाऊ होता है, बांगर जलोढ़ मिट्टी थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है। तो ये जो लाल मिट्टी है ये दूसरी मृदा है, सबसे प्रमुख मृदा है आपका। पहला आप याद हो गया। चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दक्कन लावा अर्थात बेसाल्ट किस प्रकार की मृदा का प्रयोग उपयुक्त होता है? दोस्तों देखिए, दक्कन का जो पठार है, अभी आपको बताए थे ना, दक्कन का पठार कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है दक्कन का पठार। ठीक है, और इसको लावा पठार भी कहा जाता है, दक्कन का पठार भी इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं लावा पठार? क्योंकि ये ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कौन से चट्टान पाए जाते हैं? तो बेसाल्ट चट्टान पाए जाते हैं। और बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से क्या बनता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में कौन सी फसल लगाई जाती है? तो कपास की फसल लगाई जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। कह रहा है कि किस प्रकार की मृदा का प्रयोग करता है? तो ये लेटेराइट मिट्टी है ना, लेटेराइट मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है और काली मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ, तभी आपको बता दिए जलोढ़ मिट्टी है ना, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में भी है और सर्वाधिक उपजाऊ भी है, तो वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का आतंक। जी हाँ, बंगाल का आतंक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। ठीक है, याद रखिएगा जलकुंभी को। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा। देखिए, शुष्क खेती मतलब कि सूखा खेती, मतलब कि इसमें ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो है काली मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी जो होती है ना, काली मिट्टी का इतिहास बहुत लंबा है। ठीक है, काली मिट्टी का इतिहास जो है बहुत लंबा है, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? तो लावा से हुआ है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए, काली मिट्टी तो बन गई। काली मिट्टी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है? चिपचिपी मिट्टी भी होती है, मतलब कि इसमें नमी की मात्रा बहुत अधिक होता है, नमी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें नमी जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है और इसमें पानी की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है काली मिट्टी से कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसको कहा जाता है? यानी कि जो काली मिट्टी है ना, अगर ये मिट्टी सूख जाएगी, ये मिट्टी सूख जाएगी ना दोस्तों, तो इसमें ज़बरदस्त बहुत बड़ा बड़ा दरार इसमें पड़ जाता है, आपका पैर भी इसमें चला जाएगा, इतने बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं ये काली मिट्टी जब सूखती है तो। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, मतलब स्वतः ये जुताई हो जाता है इसका आपका। ठीक है, तो ये काली मिट्टी आप याद रखिएगा। और भारत में काली मिट्टी जो सबसे अधिक पाई जाती है वो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र है, गुजरात है ना, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है और इसी वजह से महाराष्ट्र गुजरात में कपास की भी खेती वहाँ पर सबसे अधिक होती है। और यही कारण है कि सबसे अधिक जो सूती वस्त्र का जो क्षेत्र है वो कपास की वजह से होता है और महाराष्ट्र ही सूती वस्त्र के लिए सबसे अधिक उत्पादन में जाना जाता है आपका। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का ज्योग्राफी का क्लास नंबर 4। आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जाते जाते चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमें नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं तो आप हमें नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिए 351 रुपया, मात्र 351 चार्ज है। सभी नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना, डीएलएड का, समान अध्ययन का, करेंट अफेयर का, रीजनिंग का, मैथ का, है ना, आपको साइंस का, सभी चीज़ का आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो आप देखने में समय नहीं मिल पाता है तो आप नोट से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मात्र 351 आपका चार्ज है। और सितंबर में बोला गया है कि एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, नया सरकार का गठन होने जा रहा है, पता है बिहार में, मतलब कि सोते हैं किसी और के सरकार में और जगते हैं किसी और के सरकार में, पता नहीं चलता है कि मतलब कि कहाँ हम हैं, है ना। तो ये है बिहार की राजनीति, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आप इसमें जुड़िए। और अब देखिए नया सरकार बनेगी, अब क्या क्या यहाँ पर होगा। अभी तक बीपीएससी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत सारे और भी टीचर का एग्ज़ाम होना है ना, टीचर का बहाली होना है। अब देखिए क्या क्या होता है ना, अपना वादा पूरा करती है कि नहीं करती है 10 लाख वाला। अब देखिए जो भी होगा
और आप लोग क्लास करते रहिए, तैयारी करते रहिए अपना, है ना। जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो होना ही है, आज हो चाहे 2 महीना बाद हो, 4 महीना बाद हो, है ना, एग्ज़ाम तो होगा ही और हम तैयारी करवाते रहेंगे आप लोग को, है ना। चलिए दोस्तों, तो आप जिनको जुड़ना हो तो 351 पेमेंट कर दीजिएगा, इस नंबर जो ऊपर आपको दिया गया है इसी नंबर पर, और इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भी आप भेज दीजिएगा। अब इस नंबर पर पेमेंट हो रहा है, उस समय कुछ दिक्कत आ गई थी बीच में, ठीक है। और सभी पीडीएफ वीडियो नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 9 बजे से डेली लाइव क्लास भी होता है, तो डेली आपको क्लास मिलेगा, उसका लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा, है ना, और वहाँ से भी आपकी रिवीजन होती रहेगी। तो आप पेमेंट कैसे कीजिएगा, तो फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे भी कर सकते हैं। तो ये नंबर आपको दे दिया गया है। अगर ऊपर वाले नंबर पर अगर नहीं होता है तब नीचे वाले नंबर पर आप कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्क्रीनशॉट भेजिएगा ऊपर वाले नंबर पर आपका, ठीक है, यानी कि 7857824310 पर ही आप स्क्रीनशॉट भेज देना है, और वहाँ पर आपको दोस्तों ज्वाइन कर लिया जाएगा। सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जिनका भी हिंदी कमज़ोर है, संस्कृत कमज़ोर है, पढ़ना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए। मात्र अभी दोनों का 1000 चार्ज है आपका, ठीक है। हिंदी और संस्कृत दोनों का आपको 1000 चार्ज है, और यहाँ पर हिंदी पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, संस्कृत पूरा पढ़ाया जाएगा, और उसका शिक्षा शास्त्र भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का भी क्लास चलता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान अभी थोड़ा सा स्टॉप कर दिया गया, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद सामाजिक विज्ञान 6 to 8 का भी आपको शुरू हो जाएगा, जहाँ पर एनसीईआरटी बुक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सीटेट से संबंधित है, और भी आगे आपको क्लास स्टार्ट होगा तो उसका भी आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो आज दोस्तों टेस्ट नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। और कल होगा लास्ट क्लास, और कल देखिए रक्षाबंधन भी है, और कल देखिए क्या होता है, कल क्लास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, अगर क्लास होगा तो ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा, है ना। और फिर हम मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, आप लोग अच्छे से रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।